यहाँ तक हम लोगों ने जो था वो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में जो था वो डिटेल में डिस्कस किया था। जो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट था उसके अंदर वेसल्स तो थी, लेकिन उसके अंदर जो थे वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते थे और स्पोर्स गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते थे। जब गेमेटोफाइट एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता था तो वह एम्ब्रियो उसी टाइम उसने ग्रो होना होता था, क्योंकि एम्ब्रियो के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, प्लस एम्ब्रियो जो था वो गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट था फॉर इट्स फूड, तो उसको जो था वो गेमेटोफाइट के अंदर स्टक रहना था, वो आगे मूव नहीं कर सकता था, अपनी अलहदा ज़िंदगी स्टार्ट नहीं कर सकता था। तो इन दो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो प्लांट्स थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन ने प्लांट्स को जो था वो सीड्स का गिफ्ट दिया, और ये सीड्स के गिफ्ट वाले प्लांट्स, द प्लांट्स दैट हैव द सीड्स, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है। चाहे डेजर्ट हो, चाहे मैदान हो, चाहे जंगलात हो, चाहे पहाड़ों की चोटियाँ हो, आपको ये प्लांट्स जो हैं ये सीड्स जो वाले प्लांट्स जो होते हैं ये आपको हर जगह जो होता है वो इजीली अवेलेबल होते हैं और मौजूद होते हैं। इनमें दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है। पहले को हम लोग जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स को कॉमनली आपने चीड़ के दरख्तों से याद रखना है, क्योंकि ये आपको जो होता है ये हर जगह नज़र आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जो होता है ये इंचॉय जो होता है उन पर मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरे जो थे वो एंजियोस्पर्म्स थे। इनको हम लोग जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से याद रखते हैं, क्योंकि ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एवोल्यूशन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो था वो सीड्स जो थे वो डेवलप हुए। मैंने आपको बताया कि जो सीड्स थे उन्होंने दो काम किए। पहले उन्होंने जो था वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर लिया और उसके अंदर जो था वो फूड भी डाल दी, ताकि ये सीड जो है ये ज़्यादा ट्रैवल कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहे तो हम अमेरिका से भी जो है वो सीड्स मंगवा सकते हैं। इसकी रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो प्रोटेक्टिव रहता है उस टाइम तक जब तक आप उस सीड को तोड़ के उस एम्ब्रियो को एक्सपोज ना करें। दूसरी बात ये कि उसने जो इसकी डिपेंडेंसी थी ऑन द गेमेटोफाइट एम्ब्रियो को टू ग्रो एंड सर्वाइव, वो चीज़ जो थी वो उसने ख़त्म कर दी। यानी कि अगर गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट मर भी जाए तो उसके अंदर मौजूद बीज जो होता है वो मरता नहीं है, प्रोटेक्टेड रहता है और वो दोबारा से एक न्यू लाइफ, एक न्यू जनरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एवोल्यूशन में जो सीड्स की डेवलपमेंट हुई उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और वेस्कुलर प्लांट्स का कंपैरिजन देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सीड्स। अगर आप दूसरे प्लांट्स ग्रुप को देखें जिसमें हमने एक ग्रुप पढ़ा मॉसेस, तो उसके अंदर गेमेटोफाइट जो थी वो डोमिनेंट थी और स्पोरोफाइट का एक ही पर्पस था कि वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती थी और उसकी डेथ हो जाती थी। फिर जब फर्न्स आए तो फर्न्स ने जो था वो स्पोरोफाइट को थोड़ा सा मोर स्टेबल किया और वो जो थे वो साइज में थोड़े लंबे होते थे और उनकी गेमेटोफाइट जो थी वो टोटली स्ट्रक्चर में डिफरेंट थी फ्रॉम द स्पोरोफाइट। लेकिन जब सीडलेस प्लांट्स आए तो उसके अंदर जो गेमेटोफाइट थी वो रिड्यूस हो गई और यहाँ इतनी रिड्यूस हो गई कि समटाइम आपको माइक्रोस्कोप में जो होता है वो नज़र आती है। और फिर आपकी जो स्पोरोफाइट थी वो डोमिनेंट हुई। क्यों डोमिनेंट हुई? बिकॉज इट प्रोड्यूस दी सीड्स। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो इसके अंदर जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपकी वुडी कोन के अंदर होते हैं, जबकि आपके जो एंजियोस्पर्म्स है उनके अंदर जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपके फ्लावर्स से प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ सीड्स। तो जो पहला स्टेप है वो है हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी मीन्स टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। इसमें जो आपके माइक्रोस्पोर्स थे वो आपके मेल गेमेटोफाइट को जो है वो जनरेट करते हैं एंड दे आर मोटाइल बिकॉज दे लीव्स द प्लांट एंड मूव। और जो मेगास्पोरेंजिया होता है वो ग्रो करते हैं इनटू फीमेल गेमेटोफाइट जो कि स्पोरेंजिया के अंदर जो होता है वो प्रोटेक्टेड होती है। अब माइक्रोस्पोर यानी कि जो मेल गेमेटोफाइट है उसके अंदर से जो स्पोर्स होते हैं वो फीमेल गेमेटोफाइट तक पहुंचते हैं थ्रू वाटर, एयर एंड एनिमल्स। और फिर जब वो लोग कंबाइन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। फिर अब जब मैंने आपको बताया कि जो एग होता है वो आपकी जो स्पोरेंजिया होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है और जो पोलन ग्रेन होता है वो इतना छोटा और इतना मासूम सा होता है कि अगर वो उस तक पहुंच भी जाए यानी कि उसके ऊपर फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर गिर भी जाए तो वो एग तक या फिर ओव्यूल तक पहुंचने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा लेयर्स और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। तो उन मुश्किलात और उसकी पोलन के अंदर जो स्पर्म होता है उसकी सेफ डिस्पोजल टू द एग इंश्योर करने के लिए आपकी जो पोलन ट्यूब थी वो इवॉल्व हुई। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे पोलन ग्रेन जो होता है वो आपके स्टिग्मा के ऊपर गिरता है वो जो होता है वो एक ट्यूब डेवलप करता है और ये जो ट्यूब होती है
इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये जब आपका पोलन ग्रेन होता है तो इसके अंदर जो होता है वो 2 न्यूक्लियाई होते हैं। इन 2 न्यूक्लियाई के अंदर जो आपका एक न्यूक्लियाई होता है वो पोलन ट्यूब क्रिएट करता है और वो माइक्रोपाइल के थ्रू जो होता है वो आपके ओव्यूल तक जो होता है वो पहुंचता है। रीच ओव्यूल थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। और जैसे ये उस ओपनिंग तक पहुंचता है तो इसके अंदर जो दूसरा न्यूक्लियस या जो दूसरा स्पर्म होता है, पहला न्यूक्लियस जो होता है वो ट्यूब क्रिएट करा है और उसका काम जो है वो ट्यूब की क्रिएशन है। फिर जब ये ट्यूब क्रिएट हो जाते हैं तो दूसरा स्पर्म जो होता है वो इजीली ट्रैवल करके उस ओव्यूल को जाकर फर्टिलाइज कर देता है और एग की प्रोडक्शन करता है। फिर आपकी बात, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हो गई, एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो गया। अब अनलाइक द अदर प्लांट्स, ये एम्ब्रियो उसी टाइम पे जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट नहीं कर देता, बल्कि आपका जो वो ओव्यूल या स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय द सर्टेन लेयर्स, और वो लेयर्स इंश्योर करते हैं कि जब एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो जाए तो वो एम्ब्रियो उसी टाइम ग्रो ना करे, बल्कि उसके अंदर थोड़ी सी फूड डाल के उसको जो है वो पैकेट में क्लोज कर दे। बिल्कुल इसी तरह जब आपने फ्रीज़र में खाना रखना होता है या आपने कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना होता है तो आप अपने साथ थोड़ी सी फूड लेते हो और उसे अच्छी तरह पैकेट में जो होता है वो क्लोज करते हो। बिल्कुल इसी तरह जैसे ही एम्ब्रियो यानी कि न्यूबॉर्न बेबी क्रिएट होता है, उस न्यूबॉर्न बेबी के साथ बहुत सारी जो प्लांट होता है वो फूड डाल देता है और उसको ढेर सारी जो होता है वो रैपिंग के अंदर जो होता है उसे बंद कर देता है ताकि उस बेबी को और उसके फूड को जो है कोई डैमेज ना हो। उस रैपिंग को हम लोग इंटेगुमेंट्स कहते हैं। यहाँ आपने याद रखना है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ आपकी जो होती है वो एक इंटेगुमेंट होती है और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं। और ये इंटेगुमेंट जो है ये आपके न्यूबॉर्न बेबी यानी कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है और उसके साथ जो होती है वो फूड को प्रोटेक्ट करती है ताकि एम्ब्रियो जो है वो ट्रैवल कर सके डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर विदाउट डैमेजिंग इटसेल्फ।